आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। इसका फर्स्ट चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसे हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें संविधान व राजनीति में जिन घटनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है उसको हम पढ़ते लेते हैं। पहले 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, इनके राजा ज्ञानी इन्हीं की आज्ञा के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में व्यापार करने भारत आई और जो 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार या राजस्व अधिकार यहाँ पर उसको प्राप्त हो गए थे। और जो हम बात करेंगे, पहले हम ये एक्ट हमारे थे, इनकी हम बात कर लेंगे। जो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा, आप लोग देख सकते हैं। और जो ताज का शासन 1858 से 1947 के मध्य रहा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले एक एक के बारे में। और जो 1857 की जब क्रांति हुई, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं या सिपाही विद्रोह कहते हैं, इसी अधिनियम में बदलाव किया गया। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो शासन करने की यहाँ पर ये थी, शासन कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और जो 1858 के एक्ट के द्वारा यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई भारत की सत्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये फर्स्ट और ये सेकंड में 1773 से 58 के बीच कंपनी का शासन, ये हमने बात कर ली। इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नियमित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर ये इसकी बात की गई। और जो 1858 से 1947 का अधिनियम, ये ताज का शासन था। इसमें ब्रिटिश क्राउन अपने अधीन या प्रत्यक्ष शासन करने लगे। इसके बाद हम बात करेंगे, और जो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में इसकी बात की गई। ये जब पहली बार यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम। और ये कंपनी के शासन पर संसदीय जो नियंत्रण ये स्थापित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसी के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी के द्वारा केंद्रीय जो प्रशासन यहाँ इसकी जो है नींव रखी गई। और जो बंगाल के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो हमारे गवर्नर जनरल थे ये वारेन हेस्टिंग थे। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद इसका गठन किया गया। इसी जो गवर्नर जनरल इसी के अधीन जो मद्रास व मुंबई इसके अधीन कर दिए गए। और इसी में बात करेंगे कलकत्ता जो उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1774 में। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा जो एम्पे थे। इसमें जो हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार व रिश्वत पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का जो बोर्ड डायरेक्टर, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण ये सशक्त कर दिया गया। भारत में इसके राजस्व व नागरिक सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा संशोधन जो अधिनियम आया, इसका उद्देश्य था जो रेगुलेटिंग है 1700 ये जो हमारा 73 था, इनकी जो कमियां थी इनको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया। और इसे बंदोबस्त या कानून कहते हैं। इसी में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो था, इसके अंतर्गत कलकत्ता के जो निवासी आते थे हिंदू मुसलमान, जो निजी कानूनों के द्वारा न्याय किया जाता था, इसी के बाहर कर दिया गया। इसके क्षेत्राधिकार के बाहर था गवर्नर जनरल और जो रेवेन्यू। इसके गवर्नर जनरल के पास जो अपीली शक्तियाँ थी, ये जो गवर्नर जनरल इसके पास थी। और जो हम बात करेंगे नेक्स्ट 1784 का जो पिट्स जो इंडिया एक्ट था, यहाँ पर ब्रिटिश जो पीएम थे ये पिट्स थे। इन्हीं के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम है। इसने कंपनी के राजनीतिक जो वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया है, यानी
इसको पृथक कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत द्वैध जो शासन व्यवस्था इसको यहाँ पर अप्लाई किया गया। इसमें निदेशक जो मंडल और जो नियंत्रक जो बोर्ड था, ये निदेशक मंडल था ये व्यापारिक कार्यों तक सीमित था, और जो नियंत्रक बोर्ड था ये राजनीतिक कार्यों या मामलों का प्रबंधन करता था। इसमें महत्वपूर्ण जो यहाँ पर इसकी बात की गई है महत्वपूर्ण एक्ट। अब हम बात करेंगे 1786 का जो अधिनियम था। इसमें कॉर्नवालिस ये जो कानूनी सुधार और न्यायिक सुधार इसी है जाना जाता है। कॉर्नवालिस जब यहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई, इनकी मांग थी काउंसिल का जो निर्णय न मानने हेतु अधिकारी को प्रदान किया जाए। कमांडर इन जो चीफ या सेनापति इनका पद यहाँ पर इनको दिया जाए। और इसके बाद हम बात करेंगे 1793 का चार्टर कानून। इसमें गवर्नर जनरल को बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी इसको नियंत्रक की शक्ति मिली। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई इस तरफ और जो मद्रास इनकी शक्तियाँ यहाँ पर बंगाल को यहाँ पर या इनको दी गई। भारत पर व्यापार करने का जो कंपनी का जो अधिकार था इसमें 20 वर्ष का यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया, ये बढ़ा दिया गया। और जो हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ये इसमें कमांडर इन चीफ के जो गवर्नर परिषद के सदस्य थे इस सदस्य होने की जो अनिवार्यता इसको समाप्त कर दी गई। और जो नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों का भुगतान भारतीय राजस्व से, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। और जो नेक्स्ट हम चार्टर की बात करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम 1813। इसके द्वारा हम चाय, चीन और यहाँ पर अफीम को छोड़कर कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। चाय, चीन इसकी हम ट्रिक बात करेंगे। चाची यानी चाय और चीन ये इसको एकाधिकार इसको समाप्त कर दिया गया। इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में नैतिक और जो धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने की अनुमति यहाँ पर दी गई। और जो कंपनी को भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पर व्यवस्था की बात की गई है। और जो हमारा महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम 1833 कंपनी के चीन और चाय के व्यापार के एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। 1813 में यहाँ पर एकाधिकार बहाल रहा। और जो 1833 का चार्टर जो अधिनियम था इसमें कंपनी के चाय और जो चीन के व्यापार के एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अब हम कंपनी की बात करेंगे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके जो 1833 का चार्टर अधिनियम था इसमें 20 ईयर का एक्सटेंड और कर दिया गया। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर स्थापित कर दिया गया, जिसमें हम सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ शामिल निहित थी बंगाल के गवर्नर जनरल में। और नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे ब्रिटिश कब्जे वाले जो क्षेत्र थे, संपूर्ण जो भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण, ये जो ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका को असीमित अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए। और इसमें बात करेंगे बम्बई और जो मद्रास, इसके जो गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से जो है वंचित कर दिया गया। और सिविल सेवा की जो खुली प्रतियोगिता यहाँ पर इसको लागू यहाँ पर नहीं किया गया, सिर्फ प्रतियोगिता की यहाँ पर बात की गई है। चार्टर जो अधिनियम 1853 इसकी बात करेंगे। चार्टर अधिनियम उनकी श्रृंखला का वह जो अंतिम अधिनियम था, ये संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसमें हम बात करेंगे ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये चार्टर जो ये अंतिम अधिनियम था। और 1853 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो विधायी ये इसमें जो विधायी परिषद इसमें पार्षद सदस्य 6 थे। इसमें पहली बार विधायिका को सरकार के विशेष कार्य हेतु यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया गया।
सिविल सेवा की प्रतियोगिता जो खुली प्रतियोगिता थी, इसी के लिए यहाँ पर 1854 में मैकाले समिति बनी। इसमें बात करेंगे 6 सदस्य थे। बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा। स्थानीय जो प्रांतीय सरकारों हेतु यहाँ पर इनका चुनाव किया गया। जब इनकी हम बात करेंगे, भू क्षेत्र का विस्तार हो जाने पर 2 नए प्रांतों की स्थापना की गई, पंजाब और सिंध। ये था चार्टर अधिनियम 1858। यहाँ पर इसका नाम भारत शासन अधिनियम यहाँ पर कर दिया गया। इस विद्रोह में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, यहाँ इसका जो अंत का कारण यही था, विद्रोह जो 1858 का। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था, इसको समाप्त कर दिया गया। इसमें बात करेंगे, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर यहाँ पर वायसराय कर दिया गया। जो हमारे प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। वायसराय ये जो था ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ये जो नया पद ये सचिव था। अब हम बात करेंगे, नया पद बना भारत का राज्य सचिव। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इनके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1861। इसमें शासन व्यवस्था को भारतीयों का सहयोग आवश्यक समझा जाने लगा। 1858 जो हमारा इसका एक्ट था, इसके बाद इसमें शासन व्यवस्था में भारतीयों का सहयोग आवश्यक समझा जाने लगा। इसमें मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और जो ये हम बात करेंगे पोर्टफोलियो जो विभागीय पद्धति थी, इसकी बात की गई है। इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत यहाँ पर हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर जो सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाने लगा। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों का इनको शामिल किया गया। इसमें भारतीय 3 थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और जो है सरदिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विकेंद्रीकृत जो व्यवस्था, इसकी शुरुआत की गई, इसकी प्रक्रिया की यहाँ पर शुरुआत की गई। अब हम बात करेंगे विधान परिषद का गठन। जो 3 थे, इसमें बंगाल और जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, इसकी बात की गई। अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस, इसकी बात जारी करने का अधिकार यहाँ पर इसकी बात की गई। और विकेंद्रीकरण शुरुआत के लिए यहाँ पर मद्रास, मुंबई को विधायी शक्तियाँ यहाँ पर वापस दी गई। और हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इसका उद्देश्य था विधान परिषदों का विस्तार करना और उनको अधिक शक्तिशाली बनाना। अब हम बात करेंगे गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, इसको बढ़ाया गया। बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 में भारत शासन अधिनियम द्वारा यहाँ पर प्रदान की गई। अब हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम। इसको हम सेकंड नाम जानेंगे, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले हमारे भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, ये वायसराय थे। इसमें प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसमें सत्येंद्र जो प्रसाद सिन्हा थे। इसमें वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया। 1909 जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें लॉर्ड मिंटो ने यहाँ पर कहा था कि हम नाक के दांत भूने जा रहे हैं, इसका परिणाम भयानक होगा, जिसमें मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पर प्रावधान किया गया मिंटो द्वारा। इसी वजह से इन्होंने इसकी बात की। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सेकंड नाम मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और जेम्स फोर्ड भारत के वायसराय थे। इसमें क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की यहाँ पर शुरुआत की गई और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई।
प्रथम राज्य सचिव प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। और देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, इसकी व्यवस्था की गई। और जो प्रांतीय हमारे यहाँ पर विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। यहाँ पर पुलिस, राजस्व, ये वित्त, यहाँ पर सिंचाई, बंदरगाह आदि यहाँ पर ये आरक्षित विषय के रूप में यहाँ पर इनकी बात की गई। हस्तांतरित जो विषय थे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विभाग, और यहाँ पर इनकी बात की गई। प्रथम जो निर्वाचक सिद्धांत विस्तारित की गया है, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, जो आंग्ल भारतीय द्वारा यूरोपियों के लिए यहाँ पर इनकी जो निर्वाचन की बात की गई। इसी अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग, यहाँ पर ली आयोग का गठन किया गया। सीमित अधिकार में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बाद 1919 के बाद जो इसमें हम सांप्रदायिक अवार्ड की बात करें या कम्युनल अवार्ड की बात करें, इसे 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना इसकी घोषणा की। यहाँ पर हम बात करेंगे सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अवार्ड में ना सिर्फ इस जो सांप्रदायिक अवार्ड में ना सिर्फ मुस्लिमों, सिखों और जो ईसाई, यूरोपियों, जो आंग्ल भारतीय, इनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, बल्कि यहाँ पर दलितों के लिए भी विस्तार कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन जो व्यवस्था इनकी बात की गई। गांधी जी द्वारा यहाँ पर अरवदा जेल में, जो यरवदा जेल है, इसमें अनशन प्रारंभ कर दिया गया। अंततः कांग्रेस जो नेता थे, इनके दलितों के बीच में दलित जो महात्मा गांधी और जो दलित यहाँ पर दलितों से इनकी तरफ से जो बी.आर. अम्बेडकर यहाँ पर यरवदा जेल में इनके बीच जो यहाँ पर पूना पैक्ट यहाँ पर हुआ, इसमें जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने की बात की गई और दलितों के लिए भी स्थान आरक्षित कर दिया गया। इसकी हम बात करेंगे साइमन आयोग। ये संवैधानिक आयोग, इसका नियुक्त किया गया नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही इसकी यहाँ पर बात कर दी गई। और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो बाल्डविन, जो 8 नवंबर 1927 में निश्चयावधि से 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर इसकी बात कर दी गई। सर जॉन साइमन कमीशन की जो अध्यक्षता में संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, ये सिर्फ ब्रिटिश ही थे। इसमें भारतीयों को यहाँ पर इसकी स्थान नहीं दिया गया। इसी वजह से इसका विरोध हुआ। इसके कारण स्वायत्त कमीशन या कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से इसका विरोध हुआ। और इसके बाद संवैधानिक सुधार, श्वेत पत्र या गोलमेज सम्मेलन, इनकी बात की गई। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें पूर्व जो उत्तरदायी सरकार, इसकी स्थापना की गई। इस अधिनियम में ये जो हमारा अधिनियम था, एक मील का पत्थर ये साबित हुआ, एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज। भारत के वर्तमान संविधान निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों इनकी बात की गई। संघ, राज्य और समवर्ती, इसमें 59 विषय थे संघ में, और राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। इन्हीं के जो आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। अब हम बात करेंगे प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय जो स्वायत्तता, इसका शुभारंभ कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, और जो 1937 में बर्मा या म्यांमार अब जाना जाता है,
इसको भारत से अलग कर दिया गया। 1935 जो एक्ट था के द्वारा मुद्रा या साख नियंत्रण के लिए 1935 में ही आरबीआई की स्थापना कर दी गई। आप लोग देख लीजिए, 1909 में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति इसकी बात की गई। प्रतिनिधि इसमें 1909 में प्रतिनिधि इसमें मुसलमान ही इनकी बात की गई, और जो मतदाता यहाँ पर ये मतदान करेंगे ये मुस्लिम ही होंगे, केवल मुसलमानों को यहाँ पर पृथक निर्वाचन की पद्धति इसकी बात की गई। 1909 में लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता के जनक के रूप में सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों इनकी जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1935 में दलित जो महिलाएं व श्रमिक ये इनके निर्वाचन की बात की गई। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन 1946। भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में 3 सदस्य जो इसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर एबी जो अलेक्जेंडर और जो सर स्टेफोर्ड जो यहाँ पर थे। प्रांतों में केंद्रीय विषयों को छोड़कर सभी विषयों में पूर्ण जो सहायता ये मिलनी स्टार्ट हुई। यहाँ पाकिस्तान द्वारा अगल जो अलग थे प्रभुता संपन्न राज्य बनाए जाने का मार्ग इसको कैबिनेट मिशन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अब हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र जो डोमिनियन जो प्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। जो ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का हस्तांतरण भारत को कर दिया गया। इसमें वायसराय पद इसको समाप्त करके 2 जो डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल ये पद इसको सृजित कर दिया गया। अब हम बात करेंगे 3 जून को 1947 में ये जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसमें माउंटबेटन योजना इसको कहा गया। और जो पृथक राष्ट्र पाकिस्तान इन्हीं के मांग पर यहाँ पर इसके पृथक राष्ट्र की बात की गई। और जो ब्रिटिश आधिपत्य जो क्षेत्र थे और जो 1565 देसी रियासतें थी ये राजा के अधीन, इसमें इनको यहाँ पर रियायत दी गई कि देसी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया जाएगा। इसमें इनको यहाँ पर रियायत दी गई, उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य या इसमें सम्मिलित होने और जो अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसमें शाही उपाधि को समाप्त कर भारत का जो सम्राट इसका पद को समाप्त कर दिया गया। ये हमारे पृष्ठभूमि थी, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट के अनुसार हम और अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे।